और थोड़ा सा और कर दीजिए। हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से आ चुके हैं द स्मार्ट विजन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी का पार्ट 8, जो आपका खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो सोनम सिंह जी जुड़ चुके हैं। सोनम सिंह, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ सकें। तो सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप लोग शेयर करिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। अभी तक हम लोगों ने अशोक के बारे में पढ़ा। अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसे ही हमारी समाप्त होती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आगे का जो हम देखते हैं तो प्रथम नगरीकरण का समापन हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। और उसके बाद से द्वितीय नगरीकरण धीरे धीरे, अब यहाँ पर जब प्रथम नगरीकरण खत्म होता है और द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है, तो दोनों के बीच में एक ग्रामीण सभ्यता का भी उद्भव होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक। पूर्व वैदिक को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। और फिर उसके बाद प्रायः लोग गांव में रहा करते थे। अब गांव में रहेंगे तो जीवन यापन के लिए ये लोग विभिन्न प्रकार के, जो आप लोगों को पता है कि उपकरणों का प्रयोग करते थे, कृषि करते थे। कृषि के साथ साथ अब ये जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है तो आपका उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है। और उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे, आर्य एक स्थायी जीवन यापन करने लगे थे। जब हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों के बारे में अगर हम देखते हैं तो आर्य एक स्थायी जीवन नहीं व्यतीत कर रहे थे। वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण कर रहे थे और एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर घास के लिए, जो ये पशुपालन करते थे, तो शिकार के लिए ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी भूमिका लेकर के आया है। जैसे कि एक प्रभाकर नाम का लड़का है, वो पहुंचता है लोहार की दुकान पर। लोहार की दुकान पर पहुंचने के बाद वह देखता है कि एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी रखी होती है और हंसिया, ये सारे औजार वहां पर बेचने के लिए रखे रहते हैं। अब यहाँ से आप लोग देखिए कि एनसीईआरटी आप लोग देखिए भूमिका कहाँ से बांध रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने बात की जा रही है लौह युग की, जो आपका 1000 ईसा पूर्व, लगभग आज से 3000 वर्ष पहले लोहे का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर लोहे की एक छड़ को गर्म करके उसे पीटा जा रहा था हथौड़े से और उससे औजार बनाए जा रहे थे। प्रभाकर जब इसको देखता है तो उसके यहाँ बहुत ही मजेदार लगता है कि आखिरकार यह किस तरीके से क्या कार्य किया जा रहा है। तो आगे जब हम लोग इसमें देखते हैं कि लोहे के औजार और खेती, तो इसमें हम लोग प्रायः देखते हैं कि आज हम लोग देखते हैं कि खेती के प्रयोग में बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग होता है। लोहे की चीज़ें जो होती हैं, आजकल की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, उसमें पूरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। इस महाद्वीप में जिसमें हम लोग रहते हैं, यहाँ पर लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? तो 3000 साल पहले। अगर हम 3000 वर्ष पहले का टाइम पीरियड देखें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लगभग आज से कितने वर्ष पहले मित्रों तो लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था? 3000 वर्ष पहले। तो 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग हुआ था, तो लगभग कब? 1000 कब हुआ था? 1000 बीसी में। यहाँ से हमको, अगर हम यहीं से देखते हैं तो दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृतियों का वर्णन हमको यहीं से प्राप्त होता है। जो आपकी महापाषाणिक संस्कृतियां हैं उनका भी वर्णन हमको यहीं से प्राप्त होता है।
करीब 2500 वर्ष पहले जब औजारों का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होने लगा था और इनका प्रयोग राजनीति और उसके बाद आर्थिक गतिविधियों में भी किया जाने लगा। अब जैसे कि इनका उपयोग भारी मात्रा में क्यों किया जाता था कि इनके जो जंगल होते थे, जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया जाता था और जुताइयों के लिए, जैसे कि खेत की जुताई करनी होती थी तो वहां पर हल का प्रयोग किया जाता था, हल को शामिल किया गया था। अब अभी तक इन लोगों के पास किसी भी प्रकार का जो हल होता था वह लकड़ी का होता था या उतना ज्यादा मजबूत नहीं रहता था, लेकिन यहां पर ये जो हल है यह लोहे का है और लोहे का हल जो ये लोग इस्तेमाल करते थे तो उससे कृषि का जो उत्पादन होता था वह भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो इन लोगों ने इस टाइम तक लोहे के हल का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये इस औजार को आप लोग जानते होंगे, इसको चिमटा बोलते हैं। जैसे कि लोहे के कोई औजार बनाए जाते हैं तो इसके माध्यम से ही हम लोग देखते हैं कि औजारों का निर्माण किया जाता है। और ये आपका कुल्हाड़ी है और ये आपका हंसिया जिससे आप लोग फसल काटने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यहां पर आपके लोहे के औजार दिए गए हैं। अब जो समृद्ध गांव होते थे बिना राजाओं के तो नहीं होते रहे होंगे, क्योंकि बिना राजाओं के राज्यों का रह पाना बहुत ही मुश्किल था। तो यहाँ पर जब राजा रहते रहे होंगे तो लोग किस तरीके से आगे गांव का निर्माण करते थे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से कृषि का विकास हुआ, कृषि हमारी एक बहुत ही बड़े स्तर पर होने लगी। कृषि के विकास के पश्चात हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर नए नए औजारों का प्रयोग किया जाने लगा तथा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वहां पर हमने आप लोगों को बताया था कि जो रोपाई होती है, पहले ये लोग धान का बीज ऐसे ही बो देते थे, लेकिन फिर ये उसकी रुपाई करने लगे। पहले धान के बीजों को ये लोग छींट देते थे और उससे उत्पन्न जो पेड़ होते थे उनको ये लोग रोपाई करते थे, तो उससे बहुत अधिक मात्रा में धान की फसल होने लगी थी। उसके अलावा इस समय सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया जाता था, कुएं, तालाब तथा जो जलाशय लोगों के द्वारा बनाए जाते थे उन सारी चीजों का भी प्रयोग किया जाता था। तो ये सारी चीजें ये लोग सिंचाई व्यवस्था के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता था। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर आपका एक चार्ट बना हुआ है। यहां पर सिंचाई में किए गए परिवर्तनों को बताया गया है कि लोगों के द्वारा परिश्रम किया जाता था और किसानों को लाभ मिला कि अब वह उत्पादन की अनिश्चितता जो है उसकी घटी और कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। और उसके अलावा राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। विभिन्न प्रकार की यहाँ पर राजाओं के द्वारा परियोजनाएं बनाई जा रही हैं और राजा उस पर धन खर्च करते हैं ताकि जो जनता है तो वह उससे सिंचाई करेगी और वहां से उसको जो धन प्राप्त होगा उससे वह राजा को कर देंगे। तो इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि आगे इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो गांव में कौन कौन रहते थे, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आखिरकार गांव में रहता कौन कौन था, किस किस प्रकार के लोग गांव में रहते थे। क्योंकि गांव में रहने वाले लोग, अब कोई एक समुदाय तो नहीं यहां पर रहता रहा होगा ना। यहां पर ये जो महाद्वीप है, यहाँ के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के लोग रहते थे? जो आप लोग अधिकांश गांव देखे हैं वहां पर 3 तरह के लोग रहते थे। जो तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, यहाँ पर दक्षिण भारत की बात की जा रही है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आपके जो दक्षिण भारत के
तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी होते थे उनको क्या बोला जाता था? यहां से आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि तमिल क्षेत्र के जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको क्या बोला जाता था? तो क्या बोला जाता था? वेल्लला। क्या बोलते थे इनको? वेल्लला बोलते थे। जो आपके दक्षिण भारत के बड़े भूस्वामी होते थे इनको वेल्ला बोला जाता था। और जो साधारण हलवाह होते थे, हलवाहों को उड़वार बोला जाता था। जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन होती थी तो उनको हम क्या बोलते थे? तो उड़वार बोलते थे। क्या बोला जाता था मित्रों? जो साधारण हलवाह होते थे उनको हम उड़वार बोलते थे। और जिनके पास किसी भी प्रकार की भूमि नहीं होती थी तो उनको हम दास भी बोलते थे, भूमिहीन मजदूर भी बोलते थे, या कैडेसियर बोलते थे। यह क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है कि दास कैडेसियर किसको बोला जाता था? जिनके पास भूमिहीन किसानों को क्या बोला जाता था? दास कैडेसियर। उसके अलावा देश का जो उत्तरी हिस्सा था तो यहाँ पर जिसके पास बहुत अधिक खेती होती थी, जो गांव का प्रधान होता था, उनको हम ग्राम भोजक बोलते थे। क्या बोला जाता था मित्रों? तो यह ग्राम भोजक होता था। और यह आपका जो गांव का प्रधान होता था, ग्राम भोजक, एक ही परिवार के लोग रहते थे। और यह पद कैसा था? तो यह पद आपका वंशानुगत था। कैसा था मित्रों? तो यह पद आपका वंशानुगत था। तो ये जो आपका पद था किस तरीके से था? तो आपका वंशानुगत पद था। यहाँ पर एक ही परिवार के बहुत सारे लोग रहने लगे थे। अब यहाँ पर इसके पास बहुत सारी शक्तियां हो जाती थी। अब शक्तियां कैसी? कि राजा इसको कर वसूलने का भी अधिकार दे देता था। उसके अलावा अगर इसके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध होता था तो उसका निर्णय करने के लिए भी इसी को अधिकार दे दिया जाता था कि अगर इसके इलाके में किसी भी प्रकार का कोई गुनाह करता है, कोई अपराध करता है, तो उसका निर्णय कौन करता था? तो ग्राम भोजक करता था। उसके अलावा आगे हम लोग देखते हैं कि यह जो आपका पद था कैसा था? अभी हमने आपको बताया अनुवांशिक था। कैसा था यह पद? आपका अनुवांशिक था। उसके अलावा आगे हम देखेंगे कि आगे इसमें क्या चीजें थी कि ग्राम भोजक जो था अपने पद पर गांव का, अब ग्राम भोजक बनता कौन था इसके बारे में बताया गया है कि ग्राम भोजक जो बनता था तो वैसे यह गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी। तो इसको क्या बोलेंगे कि सबसे बड़ा भूस्वामी होता था यह। साधारणतया इनकी जो जमीन होती थी, यहाँ पर इनके जो मजदूर होते थे वो लोग काम करते थे, दास मजदूर इनकी जमीनों पर काम करते थे। और इसके अतिरिक्त यह बहुत ही प्रभावशाली होते थे और राजा इनको प्रायः कर वसूलने का भी अधिकार देते थे। और कभी कभी यह न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे। आजकल जैसे कि आप लोगों के यहाँ कोई भी अपराध हो जाता है तो पुलिस आती है और फिर दंड देने का अधिकारी कौन होता है? न्यायाधीश। तो इसी तरीके से ये लोग पुलिस का भी काम करते थे और उसके अलावा न्यायाधीश का भी कार्य करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा जो ग्राम भोजक थे उनके अलावा अन्य भी स्वतंत्र कृषक होते थे। जो और भी स्वतंत्र कृषक होते थे वह भी होते थे, जिन्हें क्या बोला जाता था? गृहपति। यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गृहपति किसको बोला जाता था। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गृहपति किसको बोला जाता था। तो गृहपति कौन होते थे? जो गांव के अन्य स्वतंत्र आपके किसान होते थे, उनको हम गृहपति नाम से जानते हैं। तो उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो स्वतंत्र किसानों की बात हो गई, उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्त्री पुरुष छोटे छोटे किसान भी रहते थे। ज्यादातर यहाँ पर छोटे किसान ही होते थे, क्योंकि एक गांव में एक दो लोग बड़े किसान हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर छोटे छोटे किसान ही होते थे। बहुत सारे लोग होते थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी और इन्हें दास बोला जाता था। ये लोग
जो यहाँ के जमींदार होते थे उनके घरों पर कार्य किया करते थे और वहां पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और कौन से लोग रहते थे, तो उसमें हम देखेंगे अधिकांश जो गांव होते हैं तो आप लोग देखते हैं कि वहां पर लोहार हो गए, कुम्हार हो गए, बढ़ई हो गए, बुनकर, सारे लोग रहते हैं। आप जितने भी गांव देखते हैं हर जगह पर सभी प्रकार के आपके लोग मिल जाते हैं, क्योंकि किसी भी गांव में सिर्फ आप देखते हैं कि चर्मकार हो गए, लोहार हो गए, कुम्हार हो गए, बुनकर, सारे लोग हर एक गांव में प्राप्त होते हैं। किसी एक गांव में एक ही लोग नहीं आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके अलावा जो आपकी प्राचीन तमिल रचनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालते हैं कि जो तमिल रचनाएं थी इनको हम संगम साहित्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? संगम साहित्य। अगर संगम साहित्य का टाइम पीरियड देखा जाए तो नीलकंठ शास्त्री के द्वारा, किनके द्वारा? तो जो आपके नीलकंठ शास्त्री हैं, इतिहासकार हुए हैं नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री इसका जो टाइम पीरियड मानते हैं तो 300 बीसी से 300 एडी तक इसका टाइम पीरियड मानते हैं। और ये किस चीज का टाइम पीरियड मानते हैं? तो यह है आपका संगम साहित्य। संगम साहित्य का टाइम पीरियड यह मानते हैं 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का। और ये जो संगम साहित्य है इनकी रचनाओं के बारे में अगर देखा जाए तो यह लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपके 3 संगम हुए वहीं पर इनकी रचनाएं की गई थी। और इनका संगम कहां पर होता था? तो प्रायः जो आपके संगम हुए तो मदुरै में, जो आपके 2 संगम हुए तो कहां पर हुए थे? मदुरै में हुए थे। अब मदुरै के बारे में अगर देखा जाए तो जो ये मदुरै है तो यह आपकी पांड्य राजाओं की राजधानी थी। तो मदुरै किनकी राजधानी थी? तो जो आपके पांड्य राजा हुए हैं उनकी यह राजधानी भी थी। तो यहाँ पर मदुरै इनकी राजधानी होने के साथ साथ इसमें हम देखते हैं कि इनकी जो रचनाएं की गई थी तो सम्मेलनों में की गई थी और इनका संकलन भी किया गया था। सम्मेलन जब सारे कवि लोग आकर के एक स्थान पर मिलते थे, इसको हम संगोष्ठी या सम्मेलन नाम से जानते हैं। और गांव में रहने वाले लोग जिन तमिल नामों का उल्लेख करते हैं वे संगम साहित्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग आगे अगर देखें इसमें तो आगे जो नगर हैं उनकी जो कहानियां हैं वो क्या कहती हैं, उसमें अगर चर्चाएं की जाएं तो हम लोग जातक ग्रंथों के बारे में जानते हैं। जो हमारे जातक ग्रंथ होते हैं, जातक ग्रंथों का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो जातक ग्रंथों में हम देखते हैं बहुत सारी कहानियां मिलती हैं। पंकज यादव, गुड इवनिंग पंकज यादव जी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी कहानियां हमको मिल जाती हैं जातक ग्रंथों में, जिनको हम देखते हैं क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्रीय चीजों को भी ये लोग बताते हैं। उसके अलावा जो जातक कथाओं का हम लोगों के बीच में प्रचलन है, तिनका जो संकलन है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया था। जो आपकी जातक कथाएं हैं इनका संकलन हम जानते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया था। यहाँ एक जो कथन है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरीके से धीरे धीरे धनी बन जाता है, यह जातक कथाओं के माध्यम से यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से एक निर्धन धीरे धीरे मेहनत करके वह अमीर बन जाता है। तो यहाँ पर नगर क्या कहती है, कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व, हम लोग इनके अध्ययन से और कहानियों के माध्यम से इतिहास के बारे में क्या जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर एक आप लोगों के सामने एक कहानी बताई गई है जो कि जातक कथाओं में प्राप्त होती है
एक निर्धन की चतुराई के बारे में बताया गया है कि एक निर्धन होता है, किस तरीके से चतुराई करके वह अपने जीवन को बदल लेता है और अमीर बन जाता है। तो यहां पर बताया गया है आप लोगों के सामने कि एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। जो युवक था काफी गरीब था। उसके नाम एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। क्या था इसके पास? एक मरा हुआ चूहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। उसने उस चूहे को उसने उस चूहे को क्या किया कि एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। अब देखिए, इसके पास सिर्फ एक चूहा था, उसने इसको बेच दिया एक भोजनालय में, और भोजनालय वाले ने एक बिल्ली पाल रखा था, तो बिल्ली के लिए उसने इससे चूहे को खरीद लिया। फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई, राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया, और उसका जो माली था इसे क्या करने के लिए, साफ करने के लिए बहुत परेशान हो उठता है कि इसको हम किस तरीके से साफ करेंगे। तो साफ करने के लिए यह करता क्या है कि युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। अब यहां पर युवक माली के पास जाता है और कहता है कि मैं यह सारी सफाई कर दूंगा जंगल की, अगर मुझको इसके बदले में यहाँ पर मौजूद जो पत्तियां हैं और जो लकड़ियां हैं उनको अगर मुझे दे दी जाए। उसके अलावा यह क्या करता है कि आगे यह क्या कहता है कि युवक ने पास के खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। अब देखिए कि उसको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको किस तरीके से वह एक्सेप्ट कर रहा है, किस तरीके से उसके पीछे भाग रहा है। उस चीज को यहां से आप लोग देखिए कि वह ईंधन की तलाश में उसने पूरे ढेर को खरीद लिया, और इस तरह से युवक के पास कुछ और पैसे आ गए। अब जब इस ढेर को उसने खरीद लिया और इसके पास पैसे आ गए, तो आगे क्या ये करता है कि अब उस युवक ने एक और योजना बनाई और एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया, और वहां उसने घास काटने वालों को 500 लोगों को पानी पिलाया। अब वो करता क्या है कि एक बर्तन लेता है और बर्तन में पानी भरता है, और जो घास काट रहे किसान होते हैं उनको यह जा करके पानी पिलाने लगता है। उनको लगभग 500 लोगों को पानी पिलाता है। खुश होकर के उन लोगों ने क्या कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की, और एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। अब उसको पता चला कि यहां पर जो एक घोड़े का व्यापारी है वह बताता है कि 500 घोड़ों का व्यापारी शहर में व्यापार करने के लिए आ रहा है। तो अब यह उस अपॉर्चुनिटी को, जहां पर इसने लोगों को पानी पिलाया था, तो अब यह उन किसानों के पास जाएगा, और उन किसानों के पास जा करके क्या कहता है कि यह सुन करके घास काटने वालों के पास जा करके कहा कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो, और अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी घास ना बिक जाए। अब समझिए यहां पर वो कितना अच्छा कार्य कर रहा है। जो इसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको यह कितना अच्छे तरीके से स्वीकार कर रहा है। अब यह उन घास वालों से क्या कह रहा है कि आप लोग मुझको एक एक गट्ठर दे दीजिए। अब 500 लोग हैं तो 500 गट्ठर इसको घास मिल जाएगी। और यह उनसे कहता क्या है कि जब तक मेरी घास न बिक जाए तब तक आप लोग अपनी घास भी मत बेचिएगा। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने इसकी बात मान ली। उन्होंने उसे क्या किया कि घासों के 500 गट्ठर मिल गए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। अब जब उसको कहीं नहीं घास मिल रही है तो अब यहां पर उसको जो घास मिली तो उसने इसको 1000 सिक्के दे दिए।
तो यहाँ से हमने एक चीज समझा कि पहले तो जो गांव होते थे वहां पर शहर भी होते थे, पास में व्यापारिक बाजार भी हुआ करते थे। बाजार के अलावा जो मनुष्य होते थे, जो लोग होते थे, किस तरीके से जो उनको मौका मिल रहा है उसका फायदा उठा करके अपने आप को उसने अमीर बनाया। उसके अलावा आगे हम लोग देखते हैं कि प्राचीन जो नगर थे उसमें और भी जो जानकारियां हमको मिलती हैं उनके बारे में हमको बहुत सारे स्रोत होते हैं जिनसे हमको पता चलता है। जैसे कि जो शहर होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ की घटनाओं के बारे में भी जब हम देखते हैं तो वहाँ से हमको जानकारियां मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके बहुत सारे मूर्तिकार होते थे जो कि घटनाओं को उकेरने का काम करते थे। उन मूर्तियों में और जो इमारतें होती थी, इमारतियों की जो रेलिंग में लगे हुए खंभे होते थे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता था। जहां पर लोग रहते थे वहां पर जो रेलिंग लगी रहती थी वहां पर ये लोग सजाने का कार्य किया करते थे। उसके अलावा अगर हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह आपका दिल्ली में मिला वालय कूप। यहाँ पर जैसे कि हड़प्पा में जल निकास की जो व्यवस्था की गई थी उससे यह थोड़ा बहुत भिन्न है। यहाँ से भी आपके जल निकास की ही व्यवस्था की गई है। ये अगर आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा हो तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ये आपका एक वालय कूप है। नीचे की तरफ जो कुआं होता है यहाँ से जल निकास के लिए बनाया गया था और यह जल निकास आपका हड़प्पा संस्कृति से भिन्न दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसको जब आप देखते हैं तो ये आपका सांची का स्तूप है। क्या है मित्रों? जो कि सांची का स्तूप है। और ये जो दीवारें हैं ये ईंट से बनी हैं। ये जो आपकी दीवारें दिखाई दे रही हैं ईंट और पत्थर से इनका निर्माण किया गया है। यहाँ पर आप लोग खंभों में बहुत सारी आकृतियों को देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की आकृतियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। हमने पिछले अध्याय में जो जनपद और महाजनपद उनके बारे में भी अध्ययन किए थे कि जो जनपद और महाजनपद आप लोगों के होते थे, तो जो जनपद और महाजनपद में घर बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे, लकड़ी के प्रायः या लकड़ी के किले बनाए जाते थे और उनमें ऊपर से पत्थर से एक परत चढ़ा दी जाती थी। उसके अलावा हम लोग अगर देखें कि यहाँ पर जो वालय कूप मिले हैं, गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए यह प्रयुक्त किए जाते थे। यह किस लिए प्रयुक्त किए जाते थे? नाली के लिए या तो कूड़ेदान के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा यहाँ पर और भी अगर देखे जाए तो जो महल होते थे और बाजारों पर आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः यहाँ पर लकड़ी के या तो मिट्टी के या तो कच्ची ईंटों के छप्पर से बने होने के कारण यह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। इनको प्रायः किस चीज से बनाया जाता था? तो लकड़ी से बनाया जाता रहा होगा, या तो कच्ची ईंटों से, या तो कच्चे मकान बने रहते रहे होंगे। कच्चे मकानों के अवशेष आपको ज्यादा दिनों तक नहीं प्राप्त होते हैं। हड़प्पा के अवशेष जो हमको प्राप्त हुए हैं तो वह हमारी नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता आप लोग ज्ञात होगा कि जब आप ईंटों से बनाते हैं तो ईंटों के अवशेष हमको बहुत दिनों तक प्राप्त हो जाते हैं। और क्या पता जो चीजें हों भविष्य में, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनकी खोज कर सकें, पुरातत्वविद इसकी खोज कर सकें। प्राचीन शहरों के बारे में अगर यहाँ बात किया जाए तो नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों से भी हमको पता चलता है। जो हमारे यहाँ यात्री आते थे, जो नाविक आते थे, उनके जो हमको विवरण प्राप्त होते हैं उससे भी हमको पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे नगरीय व्यवस्था और बहुत सारी ग्रामीण व्यवस्था का प्रचलन किया गया था। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे अज्ञात नाविक भी हैं जिनके विस्तृत जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि आप लोग बहुत सारे नाविक होते हैं
जो कि आते हैं यहाँ पर। और जो पत्तन, पत्तन आप लोग जान रहे होंगे क्या होता है, कि जो आपका जहाँ पर जहाजें उतरती हैं, जिसको आज हम लोग क्या नाम से जानते हैं, जहाँ पर शिप आपकी रहती हैं तो पोत नाम से जानते हैं उसको हम, तो उनको हम पत्तन बोलते थे। अब यहाँ पर बेरी गाजा भरूच की कहानी यहाँ पर बताई गई है। इसको आप लोग अगर देखें तो इसको जब हम देखते हैं कि बेरी गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल था। जो ये क्षेत्र था बेरी गाजा वाला क्षेत्र, यहाँ पर नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी नाविक ही यहाँ से, मछुआरे यहाँ से जा पाते थे, क्योंकि ये जो भरूच की खाड़ी थी यह बहुत ही सकरा रास्ता था। बेरी गाजा जो आपका क्षेत्र है, तो हिमालय बेरी गाजा में शराब, तांबा, यहाँ पर क्या क्या चीजें प्राप्त होती थी, तो अगर देखा जाए तो शराब हो गया, तांबा हो गया, टिन, सीसा, मूंगा और पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। यहाँ से बहुत सारे कीमती पत्थर और जो शराब है और कपड़े यहाँ से आयात किए जाते थे। उसके अलावा हिमालय की जो जड़ी बूटियाँ होती थी, जो यहाँ की औषधियाँ होती थी, और हाथियों के दांत हो गए, गोमेद हो गया और कार्निलियन हो गया, सूती कपड़ा हो गया, रेशम तथा इत्र, यहाँ से क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। तो अगर कुछ चीज़ें मंगाई जा रही हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ से भेजी भी जाती थी। उसके अलावा अब इससे हमको पता चलता है कि व्यापार और वाणिज्य उस समय पर बहुत अधिक विकास कर रहा था, बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा था। तो उसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो जो पत्तन होते, पत्तनों के बारे में भरूच लिखता है और भरूच नामक स्थान का एक अज्ञात नाविक वर्णन करता है। भरूच नामक जो स्थान है उसका वर्णन एक अज्ञात नाविक करता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के सिक्कों का वर्णन मिलता है। उस टाइम पर जो सिक्के बनाए जाते थे उनको हम क्या बोलते हैं, आहत सिक्के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, आहत सिक्के। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ये सिक्के नजर आ रहे हैं। कि आपके प्रायः चांदी के सिक्के हुआ करते थे। श्याम जी, गुड इवनिंग श्याम जी। तो प्रायः ये जो सिक्के होते थे तो ये आपके किस चीज के सिक्के होते थे, तो चांदी के सिक्के होते थे। इनको हम आहत सिक्के क्यों बोलते थे, कि आहत सिक्के जो सामान्यतः होते थे तो आयताकार और कभी कभी कैसे ये होते थे, वर्गाकार या गोले के रूप में भी होते थे। ये जो आपकी धातु होती थी उसका एक पतली चादर होती थी और इसको काट करके इसमें ऊपर से इसको चपटा कर दिया जाता था और इसके ऊपर प्रहार किया जाता था। आयुषी पांडे जी, गुड इवनिंग। तो और इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, क्योंकि इन सिक्कों पर कुछ भी नहीं लिखा जाता था। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि बल्कि इन पर क्या किया जाता था, कुछ चिन्ह इनके ऊपर उकेर दिए जाते थे। जैसे कि ऊपर से इसमें आहत किया जाता था, ऊपर से ठप्पा लगाया जाता था, चोट कर दी जाती थी, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो चिन्ह होते थे वह इनके ऊपर उकेर दिए जाते। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सिक्का है यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहे होंगे। इसीलिए इनको क्या बोला गया, आहत सिक्का बोला गया। और अगर आगे हम देखते हैं कि ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और यह ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। मौर्यकालीन जब हम देखते हैं पद्धति, मौर्यकालीन समय पीरियड में ज़्यादातर आपके इसी प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपको ये इधर तरफ ज़्यादा प्रभाव आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इस वाले सिक्के में देखते हैं तो इस वाले सिक्के में आपको कम आकृतियां दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा जब हम देखते हैं कि जो ये सिक्के मिलते हैं इनके आधार पर किस तरीके से यहाँ पर जो संस्कृति थी, जो आपकी
आर्थिक किस तरीके से यहाँ पर कितनी ज़्यादा यहाँ पर इकोनॉमी डेवलप थी, उसके बारे में हम लोग इससे जानकारी प्राप्त करते हैं। जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको इस युग के लगभग बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं, हजारों की संख्या में सिक्के मिले हैं। और जो सबसे पुराने सिक्के हैं उनको हम आहत सिक्कों के रूप में जानते हैं। और यह लगभग कितने वर्षों तक चले थे? तो यह लगभग 500 सालों तक यह सिक्के आपके चले थे। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि ये चांदी या सोने के सिक्के होते थे और इनमें विभिन्न प्रकार की आपकी आकृतियां बनाई जाती थी, और जब इनमें ठप्पा लगाया जाता था तो इन्हीं को हम आहत सिक्का नाम से जानते थे। आगे इसमें देखा जाए कि विनिमय के जो साधन होते थे, संगम साहित्य में एक छोटी सी कविता यहाँ पर दी गई है आप लोगों के। अब इस कविता के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि जो विनिमय प्रणाली थी वह किस तरीके से थी। इसको अगर आप देखते हैं तो आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं कि खेतों में सफेद धान की गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। इससे हम क्या देखते हैं? ठप्पा किससे लगाते थे सर? देखिए, ये जो ठप्पा लगाया जाता था इसके लिए एक विशेष प्रकार के जो आपके आज आप लोग देखते हैं कि जब आप लोग सील लगाते हैं किसी चीज में तो एक विशेष प्रकार का ठप्पा, या तो आप पत्थर का हो गया या तो किसी आप धातु का ठप्पा बनाते हैं तो उससे आप लोग लगाते हैं। तो ऐसे ही और सिर्फ सोने और चांदी के सिक्के थे या किसी और धातु के भी थे। जी आयुषी जी, यहाँ पर ज्यादातर जो सिक्के थे, हमको जो आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं तो अधिकतर सिक्के यहाँ पर चांदी के प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उस समय पर हमारे यहाँ पर जो व्यापार होता था तो अधिकतर चांदी से ही व्यापार होता था। जब हम मौर्यकालीन स्थिति तक देखते हैं, मौर्य काल तक, कुषाण डायनेस्टी तक, तो यहाँ पर अधिकतर हमको चांदी के सिक्के ही मिलते हैं। उसके बाद जब हम सातवाहन पे देखते हैं तो सीसा के सिक्के भी मिलते हैं, तांबे के सिक्के भी मिलते हैं, तो बहुत प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। लेकिन जो आहत सिक्के प्राप्त हुए लगभग ये जो 500 वर्षों तक चले थे, तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये हमारे चांदी के ही अधिकतर सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो आगे अगर हम इसमें देखा जाए तो नगर की जो और भी केंद्र में जो चीजें चलती थी उसमें अगर हम देखें तो और जो गतिविधियां होती थी तो अक्सर जो नगर के कई कारण होते थे, कई सारी चीजें थी जो कि महत्वपूर्ण थे। उदाहरण के लिए जैसे कि हम लोग मथुरा से प्राप्त सिक्कों को देख सकते हैं, या 2500 साल पहले, ज्यादा समय 2500 साल मान सकते हैं या तो उससे पहले के समय में यहां पर बहुत सारे रास्ते थे, क्योंकि यहां से यातायात के, जैसे कि आप लोग दो रास्तों के बारे में जानते होंगे, एक आपका दक्षिणा पथ और एक आपका उत्तरा पथ। दो रास्ते आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसको आप लोग आज के युग में उत्तरा पथ का जो रास्ता है उसको आप ग्रैंड ट्रंक रोड या तो आप शेरशाह सूरी रोड नाम से भी जानते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि यार शेरशाह सूरी रोड कहां से कहां तक है? नहीं, शेरशाह सूरी रोड जिसको आप ग्रैंड ट्रंक रोड नाम से जानते हैं, या आपके कहां से कहां तक है? आप लोग इसको बताइएगा कि जो आपकी शेरशाह सूरी रोड है कहां से कहां तक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तो यहां से दो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग थे, क्योंकि यहां से जैसे कि आप मथुरा को देखते हैं, यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां से क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से जो आपका रास्ता था, तो उत्तर और पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। यहां से आपके जो रास्ते थे ये आपके उत्तर और पश्चिम से एक और दूसरा दक्षिण की ओर यहां से रास्ता जाता था। उसके अलावा शहर के चारों ओर
किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। मथुरा के बारे में चर्चा की जाती है। पेशावर से पाकिस्तान, नहीं, पेशावर पाकिस्तान तक, पेशावर से आपका कोलकाता तक है, या जो आपका ग्रांड ट्रंक रोड बनी है तो पाकिस्तान के पेशावर से और आपके कोलकाता तक है। यहाँ आपने पेशावर तो सही बताया, लेकिन यह पेशावर से स्टार्ट होता है उत्तरापथ, और कहां तक, इसका निर्माण के बारे में अगर बात किया जाए तो यह उत्तरापथ आपके बहुत टाइम पीरियड से चला आ रहा है। इसका अशोक ने भी, जब अशोक का टाइम पीरियड था तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था, और इसके बाद शेरशाह सूरी ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया, हर्षवर्धन ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया। चटगांव बंगाल तक नहीं, आप कोलकाता इसको मानते हैं हम लोग कि बंगाल के कोलकाता तक यह जाता है चटगांव, यह तो आप सही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको कोलकाता तक मानते हैं। जो ग्रांड ट्रंक रोड है इसको हम पेशावर से कोलकाता तक मानते हैं। आगे इसमें देखते हैं कि जो मथुरा था, मथुरा में बहुत ज्यादा मंदिर थे, और आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे, और मथुरा में बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। यहाँ से हम लोग कुषाणकालीन मूर्तियों के बारे में अध्ययन करते कि बहुत सारी कुषाणकालीन मूर्तियां यहाँ से प्राप्त होती हैं, जो कि गौतम बुद्ध की मूर्तियां होती हैं। आप मथुरा से जो मूर्तियां पाते हैं तो कुषाणकालीन गौतम बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां पाते हैं, और मथुरा में आप लोग बहुत सारे मंदिरों को भी देख पाते हैं कि बहुत सारे मंदिर भी आपके मथुरा में थे। उसके अलावा लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, प्रारंभ से ही मथुरा आपका एक धार्मिक केंद्र रहा है। यहाँ पर आपके बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी प्राप्त हो जाते हैं, और यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। आप लोग जानते हैं कि मथुरा में कृष्ण जी की जन्मस्थली भी है, जन्म स्थान भी है कृष्ण जी का। यह कृष्ण भक्ति के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपके बौद्ध विहार भी मिल जाते हैं। विहार आप लोगों को बता चुके हैं कि विहार क्या होते थे। विहार के बारे में अगर देखा जाए तो यह जैन भिक्षुओं के लिए रुकने के लिए जगह होती थी। तो ये जो रास्ते होते थे, अब शेरशाह सूरी जो रोड थी आपकी उत्तरापथ, इसको हम आज शेरशाह सूरी नाम से जानते हैं। और अगर शेरशाह सूरी के बारे में बात किया जाए तो शेरशाह सूरी ने मात्र 5 वर्ष तक शासन किया था, लेकिन उसने उन 5 वर्षों में बहुत सारे कार्य किए थे। पहली बार उसने सुचारू रूप से डाक व्यवस्था चलाने का कार्य किया था। अब डाक व्यवस्था में वह क्या करता था कि प्रति 25 या 30 किलोमीटर में एक डाकघर स्थापित कर रखा था, और उन डाकघरों में घोड़ों के माध्यम से डाक पहुंचाए जाते थे। कि मान लीजिए एक घोड़ा आया और उसने 20 किलोमीटर की यात्रा करके दूसरे डाक खाने तक डाक पहुंचाए। अब वहां से दूसरा घोड़ा तैयार बैठा है, वह घोड़ा उठा, वो अगली दूसरी जगहों तक लेकर के चला गया। इस तरीके से यह डाक प्रणाली को चलाया, जो कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से डाक प्रणाली थी। उसके अलावा जो व्यापारी होते थे, यात्रा करते थे, तो इसने जगह जगह पर सराय बनवाए। सराय क्या होता था कि जैसे कि व्यापारी यात्रा कर रहे हैं तो एक स्थान पर रुक करके आराम कर लें, और उनके लिए शेल्टर, जैसे कि आप लोग जानते हैं शेल्टर हाउस, छाया के लिए आजकल भी सरकार आपकी जगह जगह पर पार्कों का निर्माण करवाती है। तो ऐसे ही शेल्टर हाउस बनवाए उसने। जैसे कि आज हम लोग बहुत सारे सरायों के नाम जानते हैं, उनका अब नाम रख दिया गया, जैसे कि आप मुगल सराय जानते हैं, बेगूसराय हो गया, तो ऐसे ही बहुत सारे आप सरायों का नाम जानते हैं। तो पहले सराय किस लिए बनवाए गए थे कि जो व्यापारी होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, और इसने माप के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की थी। तो जब हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो क्लास 7 की एनसीईआरटी में है, तो डिटेल में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी आगे हम लोग देखते हैं। इसका शासनकाल प्रायः 5 वर्ष का रहा शेरशाह सूरी का, लेकिन उसने उन 5 वर्षों में बहुत सारे सैनिक सुधार और राजनीतिक सुधार उसने किए थे। मथुरा से जो हमको अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो चीजें प्राप्त होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर जो प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं,
आमतौर पर ये जो अभिलेख यहां से प्राप्त हुए हैं, यहां से हमको बहुत सारे अभिलेखों का भी वर्णन मिलता है। तो मथुरा में बहुत सारे प्रस्तर खंड, प्रस्तर खंड आप लोग जानते हैं कि प्रस्तर खंड क्या होता है, कि जो प्रस्तर खंड होते हैं वो आपके आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख होते हैं, छोटे छोटे अभिलेख ये होते हैं जो कि स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वालों को दान करने का उल्लेख मिलता है। आमतौर पर क्या होता है, ये संक्षिप्त अभिलेख होते थे जो कि स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख करता है। प्रायः जो शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। तो ये जो प्रायः शहर के राजा और रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और जो इत्र बनाने वाले, इन सारे लोगों का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो शिल्प तथा शिल्पकार जो होते थे, जो ये जो आपके शिल्प तथा शिल्पकार होते थे उनके बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ से बहुत सारे जो पुरा स्थल हैं, यहाँ से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। यहाँ से प्राप्त जो मृद भांड हैं, तो बहुत सारे जो बर्तन हैं, बर्तनों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। उसके अलावा और क्या चीजें हैं कि जिनमें ऊपर से यहाँ पर उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गए हैं। इनको क्या हमने बोला है, उत्तरी काले चमकीले पात्र। तो यहाँ से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बन रहा है कि मथुरा से हमको किस तरीके के पात्र प्राप्त हुए हैं, तो उत्तरी काले चमकीले पात्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के पिछले पीसीएस एग्जाम में आया था कि मथुरा से किस प्रकार के बर्तनों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपके उत्तरी काले चमकीले पात्र प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा ये जो उपमहाद्वीप है, ये आपके ज्यादातर उत्तरी भाग में ऐसे बर्तन आपके प्राप्त हुए हैं। और अगर देखा जाए कि अन्य जो आपके दूसरे शिल्पों के अवशेष यहाँ पर ज्यादा नहीं प्राप्त होते, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमको पता चलता है कि कपड़ों का जो उत्पादन था वो बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। आज भी आप लोग जानते हैं कि वाराणसी में प्रसिद्ध साड़ियां बनाई जाती हैं। वाराणसी की साड़ी जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होती है। ढाका का आपका मखमल हो गया, वाराणसी की आपकी साड़ी हो गई, और मदुरै के आपकी जो धोती होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो स्त्री और पुरुष होते थे वो दोनों कार्य किया करते थे, कोई एक समुदाय नहीं यहाँ पर कार्य किया करता था। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक जो शिल्पकार होते थे, व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे। ये लोग संघ भी बनाने लगे थे, और जिन्हें हम लोग क्या कहते थे, जो ये लोग संघ बनाते थे, इनको हम श्रेणी नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे? तो आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि व्यापारी और शिल्पकारों के संगठन को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं यहाँ पर? श्रेणी कहा जाता है। शिल्पकारों की जो श्रेणियां होती थी वो काम का प्रशिक्षण देते थे, कच्चा माल को उपलब्ध कराते थे और तैयार माल को वितरण किया करते थे। ये जो श्रेणियों का कार्य होता था, ये क्या करते थे कि जो लोग कार्य करने के लिए आ रहे हैं उनको कार्यों को सिखाना, उसके बाद जो कच्चा माल है कच्चा माल को देना, और जो तैयार हो चुका है माल उसको क्या करते थे ये लोग, उसका वितरण करना, मतलब उसको बेचना, आगे बेचने के ये लोग कार्य करते थे। यहां पर आपके कुछ एनबीपीडब्ल्यू के उत्तरी काले चमकीले पात्र दिए गए हैं। ये कैसे होते थे? यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह के पत्थर होते थे, पात्र होते थे। इनको बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को
भट्टों पर उच्च ताप पर पकाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता था कि जो बर्तन होते थे उनकी जो बाहरी सतह होती थी वह काली हो जाती थी और एक पतली काली लेप भी इस पे लगाया जाता था, जो कि क्या होता था, इन बर्तनों को शीशे की तरह चमक प्रदान करता था। अब देखिए कि ये जो बर्तन होते थे, बर्तनों का जो निर्माण किया जाता था, तो बर्तनों के निर्माण में पहले इनको उच्च ताप पर पकाया जाता था। उच्च ताप पर पकाने के पश्चात इनमें ऊपर से एक काला लेप लगाया जाता था, जिससे ये जो बर्तन होते थे बहुत ही ज्यादा आपके चमकीले हो जाते थे। उसके बाद अनेक जो शिल्पकारी होते थे, हमने आपको श्रेणियों का काम बताया कि किस तरीके से काम करते थे। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां पर जो लोग होते थे पैसा जमा किया करते थे, जैसे कि आधुनिक आपके बैंक होते हैं, आप लोग पैसा जमा कर देते हैं। इन पर लोग इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था और फिर बाकी का जो हिस्सा होता था मठ और धार्मिक स्थानों को भी दान में उस हिस्से से दे दिया जाता था। तो ये आपके श्रेणी थे। श्रेणी क्या क्या कार्य किया करते थे, तो श्रेणी वहां पर आपके बैंकों का भी कार्य किया करते थे। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो आगे क्या चीजें हैं, सूत कातने और बुनने का जो ये लोग कार्य किया करते, जैसे कि यहां पर हम लोग सामने ये अर्थशास्त्र के हैं, जैसे कि हम लोग जो अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में क्या किया जाता था, सूत की कताई की जाती थी और उसकी बुनाई भी की जाती थी। ऊन हो गया, पेड़ों की छाल और कपास से इसको बनाया जाता था। पटुआ तथा सन को तैयार करने के लिए विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुड़ियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। अब इस धान जो ये सूत होता था, सूत को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो लोग कुछ कार्य नहीं कर पाते थे, बैठे बैठे जिनको कार्य करना होता था, ऐसे लोगों को ये लोग काम में लगाते थे। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए था। इनको दिया जाता था, जो भी इनकी गुणवत्ता होती थी, जो भी ये कार्य करते थे, उस हिसाब से इनको इसका पैसा दिया जाता था। उसके अलावा जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, वे अपनी दासियों को भेज करके कच्चा माल मंगवा लेती थी और फिर उसे अपने घर में ही तैयार करके भिजवा दिया करती थी। यहाँ पर यह सुविधा भी थी कि अगर किसी महिला को अपने घर में रह करके कार्य करना है तो ये लोग सामान को मंगवा लेती थी और सामान को मंगवा करके अपने घर में ही कार्य करके इसको वापस कर दिया करती थी। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने तक ले जाना पड़ता था, जहां पर उन्हें पारिश्रमिक मिल रहा था। जो कारखाने तक जा सकती थी वो लोग इसको क्या करते थे, कारखानों तक ले करके जाते थे और फिर वापस इसको सुबह इनको उसी का पारिश्रमिक मिल जाता था। उसके अलावा इस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या उधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए थी। अब देखिए यहाँ पर कितने कठोर दंड दिए जाते थे कि सुबह भोर के टाइम पर औरतें लेकर के जाती थी, जो सूत का सामान होता कारखानों तक लेकर के जाती थी और सिर्फ जो अधिकारी होते थे, अधिकारी को क्या था कि आप सिर्फ क्या देख सकते हैं कि माल को देख सकते हैं अच्छा है कि नहीं है, और अगर वह महिला से बात करता है किसी प्रकार के और किसी भी प्रकार से गलत बातें करता है तो उसको दंड दिया जाता था। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा, इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। अब देखिए यहाँ पर जुर्माने के लिए क्या है कि अगर औरत ने सही तरीके से कार्य नहीं किया तो उसके बदले में उसका अंगूठा भी काट दिया जाता था। इस प्रकार से यहाँ पर उनसे जुर्माना भी लिया जाता था। अब जो ये सूक्ष्म निरीक्षक अरिकामेडु आपकी एक जगह है, अरिकामेडु दक्षिण में है, तो सूक्ष्म निरीक्षक इसके बारे में हम एक देखते हैं कि अरिकामेडु जो आपका पुदुचेरी है आज का, तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले जो आपका टाइम पीरियड है, तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु में एक पत्तन था। पत्तन क्या होता है, जो आपका जहां पर नावें आपकी आती हैं, शिप जहां पर आती हैं, क्या होता है, वो पत्तन होता है। उसके अलावा तो जिसको आप बंदरगाह नाम से भी जानते हैं, पत्तन को क्या बोलते हैं, बंदरगाह।
बंदरगाह था अरिकामेडू में, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से जहाज आते थे अपना सामान उतारने के लिए, और यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है। अरिकामेडू से क्या मिला है? एक ईंटों से बना ढांचा मिला है, जिसको हम गोदाम के रूप में जानते हैं कि यह एक गोदाम रहा होगा। तो इसके बारे में भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अरिकामेडू से जो गोदाम मिला है वह कितने टाइम पीरियड का है, कितने वर्ष पुराना। तो हम लोग उसमें देखते हैं कि 2200 से 1900 वर्ष पुराना। यहाँ से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं। कैसे मिले हैं पात्र? ये आपके किस क्षेत्र के हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र के ये पात्र हैं। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। कैसे पात्र मिले हैं? तो एम्फोरा पात्र। कैसे पात्र मिले हैं? तो एम्फोरा पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, क्योंकि आप बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले पात्र थे, तो इन पे आपके तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे रहते थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एरेटाइन एक प्रकार की मुहर होती थी, तो यहाँ से वसी मुहर लगे लाल और चमकदार बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अरिकामेडू से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि एरेटाइन मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन कहाँ से मिले हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि अरिकामेडू से प्राप्त हुए हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इटली का एक शहर है जिसको हम एरेटाइन बोलते हैं, उसी के नाम पर इन पात्रों को हम जानते हैं। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। इनको बनाया कैसे जाता था कि जो आपकी गीली चिकनी मिट्टी होती थी उसी पर जो मोहर होती थी उससे सांचे पर लगा दिया जाता था, जिससे जो मोहर होती थी उसकी छाप उस पे चढ़ जाती थी। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन रोम का था। अब यहाँ से हमको प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है कि यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियां भी बहुत अधिक मात्रा में चल रही थी। यहाँ से हमको ये पात्र मिले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे डिजाइन भी मिले हैं जो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। अब रोम की डिजाइन वाले पात्र भी यहीं पर बनाए जाते थे। इसका मतलब कि हमारे जो सांस्कृतिक संबंध थे, हमारे जो व्यापारिक संबंध थे, वो रोम के साथ भी होते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी प्राप्त हुए। यहाँ से और क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं? रोमन लैंप हो गया, शीशे के बर्तन हो गए तथा रत्न भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं। यहाँ पर यज्ञशालाएं, जो जैसे कि जो कुंड मिले हैं, यहाँ से कपड़े की रंगाई भी की जाती थी। छोटे छोटे कुंड मिले हैं जहाँ पर क्या किया जाता था? कपड़े की रंगाई भी की जाती थी। उसके अलावा यहाँ पर शीशे और अर्ध जो आपके बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो कि कपड़ों की रंगाई की जाती थी, और यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के भी पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर आपको ये बर्तन दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि से इनमें अभिलेख लिखा गया है। प्रारंभ में ये तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था, और इसको हम तमिल ब्राह्मी के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपके यहाँ पर लिखे गए हैं, तो इसको हम तमिल ब्राह्मी नाम से भी जानते हैं। ये रहा आपका ये चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने शहरों के बारे में अध्ययन किया। अब यहाँ पर आपके अन्यंत्र में कुछ चीजें दी गई हैं, इसको चलिए एक बार हम देख लेते हैं। अन्यंत्र में क्या है कि रोम के बारे में बताया गया है कि यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से यह रोम एक बहुत ही पुराना शहर है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान पर शहर बसे थे। जब आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन आता है, उस टाइम पर बसे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तर अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। रोम आपका पूरे उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी क्षेत्र तक पूरे में फैला था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक ऑगस्टस क्या है यहाँ पे कि जो आपका ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। कौन? ऑगस्टस। ऑगस्टस रोम का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। तो उसके बाद उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था, जिसे मैंने संगमरमर
का बनवाया। क्या था यह? रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग महल बनवाए। इनके चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ी नुमा जगहें भी बनवाई। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये आकृति, यहाँ पर इसने, ये एक्वाडक्ट है। क्या है? एक्वाडक्ट। उसके अलावा यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ पर स्त्रियां पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए से स्नानागारों, फव्वारों तथा घुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। शिवम प्रजापति जी। तो ये रही आपकी आज की क्लास। कल हम लोग जो देखेंगे तो कल रहेगा आपका व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। क्या रहेगा आपका? व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ये रहेगा आप लोगों का कल का टॉपिक। तो चलिए, आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक थी। कल हम लोग फिर से दोबारा जुड़ेंगे, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शायरी बोल के, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं दोबारा ठंडियां प्रारंभ हो चुकी हैं। तो इसे पे कि जनवरी अभी बीती ना थी, दोबारा से दिसंबर आ गया। तो आप लोग तैयारियां अपनी प्रारंभ कर दीजिए। ठंडी का मौसम आ गया है, तो प्रारंभ से सब लोग तैयारी करिए सुबह से। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।